हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट मैट्रिसेस, सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 मैथ्स में। अगर हम बात करें तो एक हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की पूरी कवरेज हम लोग करेंगे 2 लेक्चर में। आज की पूरी क्लास मैट्रिसेस के लिए है एंड नेक्स्ट क्लास होगी रिलेटेड टू डिटरमिनेंट्स। अब जिन स्टूडेंट्स का क्लास 11-12 में ऑप्शनल मैथ्स था उनके लिए तो टॉपिक बहुत ईजी है, बट जिनका 11-12 ऑप्शनल नहीं था उनके लिए भी इजी होगा। सिर्फ आपको थोड़ी देर इन्वेस्ट करना है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पे। उसके बाद इस चैप्टर से जितनी भी कवरेज होगी एग्जाम में वो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। एंड मान करके चलो कि मैट्रिसेस से 3 to 4 मार्क्स की कवरेज तो एग्जाम में होती ही होती है। क्लियर? तो ये टॉपिक छोड़ करके जाने का बिल्कुल भी मत सोचना, मत प्लान करना, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। 1 या 2 प्रैक्टिस में ही ये चैप्टर आपको एकदम प्रॉपर तरीके से समझ आने लगेगा। क्लियर? चलो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है मैट्रिसेस। हमने बोला कि इसमें 2 चीज है बेटा, फर्स्ट इज मैट्रिक्स एंड सेकेंड इज डिटरमिनेंट्स। तो हम इसकी क्लास आज नहीं ले रहे हैं, इसकी क्लास हम नेक्स्ट टाइम अपलोड कर देंगे डिटरमिनेंट्स की। जनरली होता क्या है कि एग्जाम में यहाँ से 3 मार्क्स एंड यहाँ से 1 मार्क्स की ऑलमोस्ट कवरेज होती है, बट डिटरमिनेंट्स पे हम एक लेक्चर लेंगे। ठीक है? क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। तो डिटरमिनेंट्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज देख लेते हैं मैट्रिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस, कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं, बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, सो दैट क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने वर्ड देखा मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स, पहले ये समझ लो। जो हम लोग लीनियर इक्वेशन देखते हैं ना, लीनियर इक्वेशन मतलब लाइक 3x + 4y = 7, जहां पे 2 वेरिएबल्स होते हैं। तो मैट्रिसेस सिर्फ यूज होता है सो दैट ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको इजीली सॉल्व किया जा सके। हमने क्या बोला कि मैट्रिसेस हम बेसिकली यूज करते हैं सो दैट हम अपने लीनियर इक्वेशंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाए। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं एक अरेंजमेंट। देखो, ये जिस तरीके से हमने वैल्यूज मेंशन की है, इस एक पूरे के पूरे अरेंजमेंट को, ये जो पूरा अरेंजमेंट है ना, किसका? एलिमेंट्स का, इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स। हमने क्या बोला कि जब हम एलिमेंट्स का इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, इस फॉर्म में अरेंजमेंट करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये अरेंजमेंट देखो कैसे हुआ है। ये रो है ना, ये फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है एंड ये थर्ड रो है। अच्छा, इसकी बात करें तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। अगेन अगर इसकी बात करें तो ये सेकंड कॉलम है एंड इसकी बात करें बेटा तो ये क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड कॉलम, है ना। तो रो एंड कॉलम का ये जो हमने अरेंजमेंट किया है, इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये पॉइंट मेरा क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट यहां देखो, हमें एक और चीज बतानी है, इसको हम हटा रहे हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि इस अरेंजमेंट में ये जो वैल्यूज लिखी हुई है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्लियर है? ये जो वैल्यूज इसमें लिखी हैं इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एलिमेंट्स। और हम इसमें फर्दर कैसे लिख सकते हैं? A11। अब आप पूछोगे मैम 1 क्या है? 1 मतलब रो एंड नेक्स्ट 1 मतलब कॉलम। हमने क्या बोला? ये क्या है? यहां देखो, AMN, where M is row and N is column number। मतलब अगर हम M की बात करें तो M क्या हो गया? रो नंबर, और N क्या हो गया? कॉलम नंबर। क्लियर? तो देखो, ये फर्स्ट रो था ना, तो उस केस में अगर हम देखें तो ये A1 होगा, ये भी A1 होगा और ये भी A1 होगा, बट ये पहला कॉलम है तो यहाँ पे कॉलम क्या हो गया? 1। ये कौन सा कॉलम था? दूसरा। और ये कौन सा कॉलम था? तीसरा। क्लियर?
वैसे हम इसका डेटा फिल करते हैं, लाइक ए, ये कौन सा रो चल रहा है बेटा, सेकेंड रो, एंड कॉलम अगेन 1 2 3। ए, ये कौन सा रो है, थर्ड, तो A3 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 एंड कॉलम अगेन 1 2 3। समझ में आया? तो ये इस तरीके से जो आप फॉर्म कर रहे हो, या फिर कह लो कि ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। एंड अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स होता, दैट इज प्लूरल मैट्रिक्स, को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। क्योंकि जनरली हमने सुना है मैट्रिसेस। व्हाट इज मैट्रिसेस? अगर एक से ज्यादा मैट्रिक्स हमारे पास दिया है तो उसको हम कहते हैं मैट्रिसेस। क्लियर है? तो ओवरऑल हमने देखा कि जब विद द हेल्प ऑफ रोज एंड कॉलम्स हम इस फॉर्म में अरेंजमेंट करते हैं तो इसी को तो हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर? दूसरी चीज, इसमें ये जो डेटा आपने फिल किया है इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एलिमेंट्स। याद रखना, इसको बोलेंगे एलिमेंट्स। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है। तो विद इन बॉक्स जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं वो हम एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, एलिमेंट्स का जो भी डेटा दिया है और इसको कैसे प्रोनाउंस, इस वन को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, A11। और A11 मतलब समझ में आ जाएगा कि अच्छा पहली रो एंड पहली कॉलम में जो वैल्यू है वो क्या है। अगर हम बोले कि A11 इज इक्वल टू 1 तो आप लोग ये समझ जाओगे कि अच्छा फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। वैसे अगर मान लो A22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो A22 में 5 लिखा है या फिर A22 इज इक्वल टू 5 है तो आप समझ जाओगे कि अच्छा सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम की बात हो रही है कि उसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक और चीज हमें देखना होता है कि एलिमेंट्स तो हम समझ गए कि जो इसमें डेटा फिल किया गया उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ये देखो, एक होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, कि जितनी नंबर ऑफ रोज है इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। हमने क्या बोला, m इंटू n। m को हमने कैसे डिनोट किया था, रोज के फॉर्म में, और n को कैसे डिनोट किया था, कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर। यहाँ देखो हमारे पास कितनी रोज है, 3, और कितनी कॉलम है, 3। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 3, कि 3 रो है और 3 कॉलम है। क्लियर? तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू मैट्रिक्स। इसमें से जो भी आपको नोट करना है कर लो। फिर हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसमें जो भी नोट डाउन करना है प्लीज आप नोट डाउन कर लो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स होते कितने तरह के हैं, कौन कौन से पॉसिबली हो सकते हैं, इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, बट बेसिकली ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इसलिए हम इसको क्लियर करें, क्योंकि अगर यही नहीं क्लियर होगा ना तो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। बुक में भी अगर हम लोग देखें तो बुक में भी सारी चीजें सीक्वेंस में दी हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो सारे टाइप्स हम यहां एक एक करके मेंशन करते चलेंगे। फर्स्ट है हमारा रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स मतलब क्या है, जहां पे सिर्फ एक रो रहेगी, दैट इज ओनली वन रो। और रो हम बता ही दिए क्या है, लाइक दिस 1 2 3 है ना, और 1 4 0। क्लियर है? तो रो मैट्रिक्स मतलब जहां सिर्फ एक रो की बात कर रहे हैं। सेकेंड, कॉलम मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। अगेन जहां सिर्फ ओनली 1 कॉलम की बात हो रही है बच्चे, लाइक दिस 1 2 3 और 1 4 0।
जहां सिर्फ एक कॉलम है। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। और क्योंकि एक से ज्यादा मैट्रिक्स बनाए तो इसको मैट्रिसेस बोल सकते हैं। थर्ड, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अब देखो, अगर जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स है ना, तो ऑर्डर कोई भी हो सकता है। ऑर्डर मतलब जैसे अभी हमने बताया था 3 into 3, कोई भी ऑर्डर हो, बट उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। सारे के सारे एलिमेंट्स, इसीलिए हमने बोला इसको हम इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलेंगे। तो एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा? जीरो। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, 0 0 0 0, ठीक है, या 0 0। तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स मतलब जहां सारे एलिमेंट्स, यहां हम लिख भी देते हैं आप लोगों के लिए, वेयर ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। जहां सारे के सारे एलिमेंट्स किसके बराबर होंगे? जीरो के बराबर होंगे। हम नोटिंग के लिए बाद में सफिशिएंट टाइम देंगे, पहले हम बाकी चीजें बता दें। थर्ड हो गया। अब हम लोग चलो फोर्थ देख लेते हैं। इसमें कई सारे टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, वही हम लोग डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? वेयर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या बोला हमने? कि अगर रो 2 है तो कॉलम भी 2 हो, रोज 3 है तो कॉलम भी 3 हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 रो है और 3 कॉलम है। 1 2 3 4, 2 रो 2 कॉलम। क्लियर है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जहां पे रोज एंड नंबर्स के रोज एंड कॉलम्स के जो नंबर है वो इक्वल होने चाहिए। फिफ्थ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब जहां पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात नहीं करें, मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। लाइक मान लेते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, कितनी रो हो गई? 2, कॉलम कितने? 3, है ना? वैसे ही 1 2 3 4 5 6, 3 रो हो गई और कॉलम कितना हो गया? 2। इसका ऑर्डर कितना है? सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 इनटू कॉलम कितना है? 1 2 3। वैसे अगर इसकी ऑर्डर की बात कर लें तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कॉलम कितना है? 1 2। बट यहां पे देखो 3 into 3 और यहां देखो 2 into 2, ये भी 2 रो, भी 2 2 कॉलम। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स जहां नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल होता है ना? एंड अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का तो कुछ भी हो सकता है। यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है डायगोनल मैट्रिक्स। चलो हम ये रब कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ जाओगे ना, इंस्टीट्यूट के मैथ का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होगा सॉल्व करना। ये बेसिक्स है, इनको हम स्किप नहीं कर सकते। फिफ्थ हुआ था ना बच्चे, 6, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो, अगर हम लोग बात कर रहे हैं अब हम लोग देख रहे हैं 6 डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की, तो बेसिकली इसके लिए हम कहते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल है उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 0। और हमने स्क्वायर मैट्रिक्स से क्यों बोला? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, तो वहीं पे आपका डायगोनल हो सकता है। डायगोनल मतलब क्या होता है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? तो ये इसका डायगोनल है। क्या है ये बेटा? डायगोनल। क्लियर है?
तो इस डायगोनल को छोड़ के अगर बाकी सारी की सारी वैल्यूज जीरो होंगी या कह लो सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये तो हमने आपको डायगोनल समझाने के लिए बनाया था। देखो मतलब ये 1 2 3 होगा, बाकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जीरो। क्लियर? ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमेशा याद रखना कि हम किसको प्रेफर करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स को, क्योंकि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी तो डायगोनल होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ये है डायगोनल। ठीक, नेक्स्ट देखो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया ना। अब हम लोग देख लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बोलता है सेम कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वही स्केलर मैट्रिक्स होगा, बट उसकी डायगोनल की सारी वैल्यूज इक्वल होंगी। मतलब अगर ये k है तो ये भी k है, ये भी k है, और बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, जीरो। मतलब बिल्कुल सेम होना चाहिए, 1 1 1। क्लियर है? तो डायगोनल मैट्रिक्स ने बोला कि डायगोनल में कोई वैल्यू होनी चाहिए एंड बाकी एलिमेंट जीरो हो, चलेगा। स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल में जो भी वैल्यू हो वो कौन सी वैल्यू हो, ये सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और सेम में कुछ भी हो सकता है, k हो सकता है, 1 हो सकता है, एनीथिंग। एंड बाकी वैल्यूज क्या होंगी, जीरो। 8 यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स ये बोलता है कि जब आप डायगोनल मैट्रिक्स बनाओगे तो बीच की वैल्यू जो डायगोनल है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, एंड बाकी सारी वैल्यू जीरो। तो अब आप लोग बोलोगे कि मैम आपने तो यहाँ पे भी लिखा था। तो भाई अगर हम लोग बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तो इसकी डेफिनेशन यही बोलती है कि आपके डायगोनल की सारी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो सेम तो रखिए, अब 1 भी तो रख सकते हैं, और उसको हम अलग से यूनिट मैट्रिक्स ही बोलते हैं, और यूनिट मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं विद आई। क्लियर है? ठीक है, 9 पे चलो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जितने भी मैट्रिक्स हैं डायगोनल के बाद सारे डायगोनल से रिलेटेड हैं। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलता है कि डायगोनल जो आपकी डायगोनल आएगी उसके ऊपर की वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब वो उसके ऊपर के एलिमेंट्स की कुछ वैल्यूज होनी चाहिए, और उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब जीरो होने चाहिए। लाइक मान लो ये 1 2 3 है तो ये जीरो हो, ये जीरो हो, ये जीरो हो, बट यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो देखो ये डायगोनल है ना, डायगोनल के ऊपर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए, कुछ एलिमेंट्स यहाँ होने चाहिए, एंड नीचे के जीरो होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और बन भी रहा है अपर ट्रायंगुलर। वैसे एक मेरा आ जाएगा लोअर ट्रायंगुलर। तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि लोअर मतलब डायगोनल के नीचे जो वैल्यूज होंगी या एलिमेंट्स होंगे उसमें तो आपको कुछ डेटा फिल करना है, बट बाकी अपर वाला जो पार्ट है उसमें जीरो होगी चीजें। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 0 0 0। क्लियर है? तो इसके ऊपर का पार्ट क्या हो गया, जीरो। ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको नोट कर लो, हम आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे ही। हो गया, बस एक दो और बचा है, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। 10 हो गया ना, 11 सब मैट्रिक्स। अब सब मैट्रिक्स क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, जो मैट्रिक्स में से निकल करके आएगा। जैसे अगर मानो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप क्या करोगे, कोई एक रो और कोई एक कॉलम और बोथ डिलीट कर दोगे और उससे एक नया मैट्रिक्स बनाओगे। लाइक मान लो अगर हम इसको डिलीट कर दे तो हमारा नया मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 1 4 7 3 6 9। क्लियर? अब मान लेते हैं कि एक कॉलम डिलीट करने की बात किया, तो ये कॉलम अगर हम डिलीट कर दें तो ये आ जाएगा 1 2 3 7 8 9। ठीक है? या लेट्स से बोला है कि बोथ हम डिलीट कर सकते हैं, तो ये और ये डिलीट कर दो, तो सब मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बेटा, 1 3 7 9। क्लियर है? तो सब मैट्रिक्स मतलब जो
मैट्रिक्स में से निकल करके आता है, उसी का पार्ट है। लास्ट हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। इसको आप लोग पूरा अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना, उसके बाद आप देखना जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन करने में। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, स्विच कर जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे, इसका कॉन्सेप्ट नहीं देखते, इसकी थ्योरी नहीं देखते, और उसके बाद हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हम वो चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम में। ये नहीं करना है, ठीक है। और 2 पॉइंट का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ब्रैकेट में वैल्यूज है उनको एलिमेंट बोलते हैं, एंड जो उसका ऑर्डर है, मतलब लाइक नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं उनको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, जो कि 3 into 3 हमने बताया था। अब इक्वल मैट्रिक्स की बात करें तो ऑल एलिमेंट्स, मतलब 2 मैट्रिक्स होंगे जिसको कि हम 2 मैट्रिसेस बोल सकते हैं। और ये 2 मैट्रिसेस कैसे होंगे, जहां सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो एंड ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स वो भी क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल। क्लियर। लेट्स से वैल्यू दिए 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 2, ठीक। अगर सेम यही चीज हमें दूसरी मिल जाए 2 into 2, तो देखो ऑर्डर सेम है, सारे एलिमेंट सेम है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि 2 हो जाएंगे ना तो ये हो जाएगा इक्वल मैट्रिसेस। क्लियर है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अगर मैट्रिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अब देखो अलजेब्रा में बेसिकली क्या बात किया है कि जब हम कि 2 मैट्रिसेस के बीच में अगर हमें एडिशन देखना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो या मल्टीप्लिकेशन करना हो तो क्या रूल है। सबसे पहला हम बात कर लेंगे रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर। मतलब इफ इन केस मान लो मेरे पास 2 मैट्रिक्स दिया है, ए ये भी एक मैट्रिक्स है और बी ये भी एक मैट्रिक्स है, अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है या लेस करना है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो समझ लेते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो इसका जो ऑर्डर है वो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। हमने एलिमेंट नहीं बोला, हमने ऑर्डर बोला, और ऑर्डर मतलब क्या, जैसे अगर ये 3 into 3 का है तो ये भी 3 into 3 हो, अगर ये 2 into 2 है तो ये भी 2 into 2 हो, तभी पॉसिबल है इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन। क्लियर। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, जितनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है हम सिर्फ वही प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। एक है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, और कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि अगर हमने 2 मैट्रिक्स का एडिशन किया एंड अगर हमने रिवर्स में एडिशन किया तो दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव लॉ। ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स है तो a प्लस बी, इसकी जो वैल्यू आई आपने c के साथ ऐड की, एंड a प्लस जो b प्लस सी था उसकी वैल्यू ऐड करके a के साथ ऐड की, तो भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। क्लियर। इस पे भी हम क्वेश्चन भी बता देते हैं एक, बट ये याद रखना कि कम्यूटेटिव लॉ में बोला है कि a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होगा, एंड एसोसिएटिव लॉ में बोला है कि अगर a प्लस बी को ऐड किया फिर प्लस सी किया इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी भी करेंगे तो भी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। क्लियर है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में बस इतना ही है कि 2 चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हमें किसी का भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है 2 मैट्रिक्स का या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स का, तो उनको ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। और उसके अलावा एक होता है कम्यूटेटिव लॉ और एक होता है एसोसिएटिव लॉ। इस तरीके से कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ हमारा चलता है। क्लियर। बुक में देखेंगे ना तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया, आईसीआई की मटेरियल ओपन कर लो। आईसीआई के मटेरियल में अगर हम लोग देखेंगे तो जो हमारे पास एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है उस पे सब आओ। मैट्रिसेस चैप्टर जो दिया है ना, कौन सा है चैप्टर नंबर हम बता देते हैं,
अगर हम लोग मैट्रिसेस की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 होपफुली, चैप्टर नंबर 2 में देखोगे यूनिट 1 इक्वेशंस था, यूनिट 2 तुम्हारा क्या है, मैट्रिसेस है। तो आ जाओ मैट्रिसेस पे आ जाओ, सब बुक ओपन करो जल्दी से। अब देखो उसमें एग्जाम्पल 1 दिया है, हम यहाँ सॉल्व करें आप लोग के लिए। क्या लिखा है एग्जाम्पल 1 में, हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को बुक भी ना देखनी पड़े। देखो बोर्ड पे ये एग्जाम्पल 1 है तुम लोगों के इंस्टीट्यूट के मटेरियल का। अब अगर एडिशन करना है तो सबसे पहले हमने क्या बोला, रूल क्या है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखो रो कितना है, पहला रो दूसरा रो, एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, सेम इधर भी है। मतलब सीधे सीधे अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर क्या हो गया बेटा 2, क्योंकि 2 रो है, इंटू 3 कॉलम, 2 इंटू 3। तो इसका मतलब इसका एडिशन पॉसिबल है। अब देखो एडिशन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है इसका एडिशन करना। इसको इसके साथ ऐड करेंगे, मतलब सेम प्लेस वाले जो एलिमेंट्स हैं, हमने क्या बोला सेम प्लेस, क्योंकि इसको भी हम डिनोट करते हैं A11 से, इसको भी हम डिनोट करते हैं A11 से। याद होगा हम सबसे स्टार्टिंग में यही पॉइंट बताए थे, A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम। तो जो सेम प्लेस पे है ना, उन एलिमेंट्स को हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। फिर नेक्स्ट उसको भी ऐड कर दो, ये माइनस है, फिर 5 प्लस 0, नेक्स्ट 4 प्लस 1, 6 प्लस 4, 0 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा बेटा 7, 0, 5, 5, 10, 2 आया। बस यही आंसर है। और अगर आप देखोगे तो 4 ऑप्शन में आपको ये एक आंसर मिल भी जाएगा। क्लियर? इसकी नोटिंग अगर करनी है तो कर लो, वैसे इसमें नोटिंग जैसा कुछ नहीं है। फिर हम इसी क्वेश्चन को इन दोनों रूल पे अप्लाई करके बताएंगे। अच्छा ये जो रूल हम इस रूल पे ये चीज अप्लाई करके बता रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं आप लोगों को, एग्जाम में ये नहीं पूछता। एग्जाम में इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने ये लॉ आपको बता दिया। बट हम नहीं चाहते कोई चीज आप मगअप करो, इसलिए हम आपको बता रहे कि लेट्स से कि ए क्या है अपना, ये जो दिया हुआ है 2, 4, 3, 6, 5, 0, ये ए है, एंड बी है 5, 1, -3, 4, 0, 2, है ना। तो ए प्लस बी तो हमने निकाल लिया, ये क्या आया ए प्लस बी ही तो है, क्योंकि ए को बी के साथ ऐड किया। अब क्या करते हैं, बी को ए के साथ ऐड करते हैं, मतलब पहले इसको रखते हैं फिर इसको रखेंगे। ठीक, अभी भी क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, तो 5 प्लस 2 7, देन इसको इसके साथ ऐड करेंगे 0, इसको इसके साथ ऐड करेंगे 5, 1 को 4 के साथ 5, 4 को 6 के साथ 10, 2 को 0 के साथ 2। देख लो ये और ये सेम आया है कि नहीं आया है, आया है ना। तो यही कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि अगर आप a प्लस बी निकालो या b प्लस ए निकालो, हमेशा वैल्यू क्या आएगी बेटा, सेम आएगी, क्योंकि प्लस में हम क्या कर रहे हैं कि जो सेम पोजीशन होल्ड कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को हम एड ऑन कर दे रहे हैं। क्लियर है? कम्यूटेटिव लॉ अब हम प्रूफ नहीं करें, बस ये चीज ध्यान रखना कि अगर हमने a प्लस बी ये वैल्यू जो निकाली है, ये वाली जो फाइनल वैल्यू है, इसको c के साथ ऐड करें, वो किसके हमेशा बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी के। मतलब इसकी वैल्यू आप निकालोगे फिर उसको a के साथ ऐड करोगे, और यहाँ इसकी वैल्यू निकालोगे और उसको c के साथ ऐड करोगे। क्लियर? इसकी नोटिंग कर लो, फिर हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, जो कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का ही पार्ट है। और वो क्या है बेटा, एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बता दिया, अब हम बता देते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और बी एक मैट्रिक्स दिया रहेगा। अगर हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो एक सबसे पहली एलिजिबिलिटी या फिर कह लो एक अकेली एलिजिबिलिटी क्या होगी कि ए में जितना नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, ए में जितना नंबर ऑफ कॉलम्स होगा
उतना ही बी में नंबर ऑफ रोज होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी, सिर्फ यही एक रूल है। अगर हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पर कब? जब ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के इक्विवेलेंट हो। क्लियर है? लेट्स से ये वैल्यू है 1 2 3 4 5 6। अब यहां देखो कितने कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, है ना? तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 3। तो हमें नंबर ऑफ रोज भी कितने चाहिए? 3। 1 2 3 आया। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। तो अगर हम इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, बट क्या अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करना चाहे, मतलब ए और ये बी है ना, तो ए इंटू बी तो हम लोग कर सकते हैं, बट क्या बी इंटू ए कर पाएंगे? खुद सोचो। यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? एक कॉलम तो एक ही है ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो गया? 1। और नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितने? 1 2। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2। मतलब बी में कॉलम एक है और ए में नंबर ऑफ रोज 2 है। तो क्या ये पॉसिबल है कि बी का ए के साथ मल्टीप्लिकेशन कर पाए? ना, बी इंटू ए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो रूल है नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, वो हो ही नहीं पा रहा है। और सबसे पहला मतलब अगर हमें ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमें ए का नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के साथ देखना होता है, और अगर हमें बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है तो बी का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड ए का नंबर ऑफ रोज देखना होगा। क्लियर है? इसकी नोटिंग करनी है तो कर लो। मैथ से हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट ये टॉपिक भी हम लोगों का क्लियर हो जाए। फिर अभी हम इसका भी लॉ बताते हैं, बट पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 में हमारे पास ए दिया हुआ है 1 4 5 5 3 6 एंड बी दिया हुआ है 5 1 2 3 0 8। हम ना इसको थोड़ा रफ करेंगे। यहाँ पे हमें लिखना है b इज इक्वल टू 5 1 2 3 0 8। अब देखो बोर्ड पे क्वेश्चन में बोला है कि a इंटू बी करना है। क्लियर? तो यहाँ पे पहले देखो बात करो कॉलम्स की, 1 2 3 3 कॉलम्स है, और रो की अगर हम बात करें सीधे सीधे बात है, नंबर ऑफ रोज सॉरी नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, वो सही है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन हमेशा कैसे करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहला, अगेन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या बोला? हमने बोला पहले कि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि जो सेम पोजीशन होल्ड करें। अगेन मल्टीप्लाई तो उसको करते हैं बट बाकी सबको ऐड करेंगे। मतलब 1 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। ठीक, ये मेरी फर्स्ट वैल्यू आई। अब इसी सेम पोर्शन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। अब नेक्स्ट ये जो तुम्हारे पास रो दिया है इसको इससे मल्टीप्लाई हम करेंगे, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2, देन 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 8। क्लियर? तो वैल्यू देखो कैसे आ जाएगी, सीधे सीधे 5 5 3 2 6 तो 16 हो जाएगा, 3 0 8 3 24 24 और 3 27 20 हो गया। ये लिखने की जरूरत नहीं है। 20 प्लस 5 25 एंड 12 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 37 एंड ये 12 0 8 6 48 48 और 12 कितना हो गया? 40 50 60। बस ये फाइनल आंसर है तुम्हारा। ठीक है, मैथ में देखो यही तुम्हारे पास सीधे सीधे आंसर निकाल करके दिया हुआ, तो तुम लोग को वहां स्टेप तो फॉलो करना नहीं है। हम बार बार बता रहे हैं, रीजन बीइंग तुम्हारा पेपर कोई सब्जेक्टिव तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है। तो सिंपली हम लोग अगर प्रैक्टिस करते करते इसको ओरली भी करना सीख जाए तो हम लोग ओरली भी कर सकते हैं। वहां पे ये पूरा प्रेजेंटेशन करके मार्क्स नहीं मिलना है, मार्क्स सिर्फ इस पे मिलना है। क्लियर है? तो ये होपफुली समझ में आएगा कि पहले इसका इसके साथ फिर इसी का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते, देन इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ। क्लियर? इसको नोट करना है तो कर लो। हम पहले इसकी एक प्रॉपर्टीज भी बता देते हैं ताकि पूरा टॉपिक मेरा क्लियर हो जाए।
प्रॉपर्टीज में अगेन हम यहाँ पे दो ही प्रॉपर्टीज तुम लोग को बताएंगे। फर्स्ट, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में ये बोल रहा है कि अगर ए बी मतलब ए इंटू बी, क्या बी इंटू ए के बराबर होगा? कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ए इंटू बी, इसमें भी चाहो तो बोला तो हम प्रूफ करके बता देंगे। इसको हम प्रूफ करके नहीं बता रहे, ऑलरेडी हमने वहां पे बताया है ना, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं। बस ये ध्यान रखना कि कम्यूटेटिव लॉ यहाँ क्या बोलता है कि ए बी और बी ए, मतलब ए इंटू बी करोगे या बी इंटू ए करोगे तो इसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं आएगी। बट दूसरा जो हमारा लॉ था एसोसिएटिव लॉ, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, और वो ये कहता है कि अगर ए बी को, है ना, पहले ए बी की वैल्यू निकाले फिर उसको सी के साथ मल्टीप्लाई किए, एंड बी सी की वैल्यू निकाले फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करे, तो ये क्या होगा? इक्वल होगा, मतलब इसकी वैल्यू सेम आएगी। वैसे ये तुम लोगों को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज तुम लोगों को ध्यान में रखनी है। ये पूरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बस लास्ट दो तीन छोटा छोटा टॉपिक बचा है, वही हम बता के खत्म करेंगे, फिर हम लोग के पास सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा। और इस क्लास में हमने जैसा कि पहले बताया कि हम सिर्फ मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स की बात हम करेंगे बट वो नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? डिटर्मिनेंट से वैसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बट स्टिल हम करा देंगे। अबाउट स्केलर मैट्रिक्स पे, स्केलर मैट्रिक्स में कुछ नहीं बोला है, इसमें बोला है कि अगर आपके पास पहले से कोई एक मैट्रिक्स दिया है तो उसको किसी एक इंडिविजुअल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना। दैट इज, स्केलर को हम डिनोट मान लो के से करते हैं। मान लो के की वैल्यू 2 है, तो इस 2 को हम पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, बुक में देखो एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है हम लोग के पास। एग्जाम्पल 2 में बोला है कि a इज इक्वल टू 2 4 एंड 3 5, और k दिया है हमारे पास 3। तो अगर स्केलर मैट्रिक्स निकालना है तो सिंपली a किसके बराबर हो जाएगा? के ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6, देन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, हो गया। तो सिंगल किसी एक डिजिट को हमें क्या करना है? हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आओ पेज टर्न करोगे ना, तो नेक्स्ट हमारे पास देखो टॉपिक दिया हुआ है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। उसका भी हम तुम लोग को एग्जाम्पल लेके ही बताएंगे। इसकी पहले नोटिंग कर लो ना, तो फिर पूरे बोर्ड पे हमें ट्रांसपोज सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक बताना है। इसको हम रब कर रहे हैं, देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या बोलता है? ये कहता है कि एक मैट्रिक्स है, इसमें जो भी, जैसे अगर मान लो ये है ना 2 3 4 5, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलता है कि ये जो तुम्हारे पास एक रो दी है, नेक्स्ट ये जो रो दी है, तो आप इसको जब ट्रांसपोज करोगे तो इस रो को आप कॉलम में बना देना एंड इस रो को भी आप कॉलम में ट्रांसलेट कर देना। समझ में आया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बेसिकली क्या है कि जो यहाँ पे रो था वो यहाँ कॉलम बन गया, इस रो को कॉलम बना दिया। दैट इज एक तरह से कह लो कि इंटरचेंज करते हैं किसका? रोज एंड कॉलम्स का। जो पहले रो था अब वो कॉलम हो जाएगा। तो ये जो आप इंटरचेंज कर रहे हो, ये जो आप इंटरचेंज कर रहे हो, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए डैश। ठीक है, क्लियर है मेरा पॉइंट? तो ए इज इक्वल टू ए डैश होगा? नहीं, बल्कि ए डैश डैश होगा। अगर हम ए डैश निकाले, अब इसको फिर से हम ए डैश डैश कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी?
अब जो फिर से तुम्हारे पास ये दिया हुआ है रो, उसको तुम कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे और फिर रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दोगे। तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज नहीं होता, बल्कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज के बराबर होगा। मतलब अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देखो सेम है कि नहीं, क्लियर है। तो ये है तुम्हारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब देख लो लास्ट दो टॉपिक देख ले रहे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरे पास लास्ट दो टॉपिक दिया है, इसके बाद समझाने के लिए मेरे पास कोई नया टॉपिक नहीं होगा। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हैं ना बेटा, तो ये क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू अज्यूम करो 1 2 3 2 3 8 0 0 4, क्लियर। तो अब देखो अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसको हमें कॉलम में चेंज करना है तो 1 2 3, फिर इसको भी कॉलम में चेंज कर देना है तो 2 8 0, इसको भी कॉलम में चेंज कर देना है 3 0 4, क्लियर है। बट देखो यहाँ पे हमने इस तरीके से सेट किया कि ए और ए डैश क्या आ रहा है, पहले से इक्वल आ रहा है। अगर ए की बात करें और ए डैश की बात करें तो मतलब ए को जब हमने ट्रांसपोज किया तो ए और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है ना। बल्कि हमने प्रॉपर्टी बताया था कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज तो होता नहीं है, ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज होता है। तो उस केस में इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। कि जहां पे ए को ट्रांसपोज करने पे भी वो ए के बराबर आए तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो गया, जहां पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर नहीं आएगी बल्कि किसके बराबर आएगी, माइनस ए के, तो इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। इसको ऐसे मत लिखना, इसको ऐसे लिखना कि जब हमने ए का ट्रांसपोज किया तो भी वो किसके बराबर आ रहा है, ए के, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ए ट्रांसपोज करने पे वो वैल्यू माइनस ए के बराबर आ रही हो तो उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूरा नोट कर लो।